कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी साबिक महाजिर कौमी मूवमेंट और आज की MQM की हुकूमत का आगाज़ शहर की बल्दिया से हुआ। 1980 की दहाई में अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में नौजवानों के हाथ जो शहर चढ़ा तो उसका अंजाम वही हुआ जो लड़कों बालों के हाथ लगने वाली चीज़ों का होता है। फ़ारूक सत्तार मेयर बने और उनकी निगरानी में अगर नहीं तो नज़रों के सामने ही बल्दिया के मुलाजमीन की भर्ती के लिए सिर्फ एक मेयार तय हुआ और वो था MQM से ताल्लुक़। शायद कुछ लोग मेरिट पर भी रखे गए हों, लेकिन बेशतर भर्ती ऐसे ही हुई। MQM से ताल्लुक़ इतना कारगर था कि तालीम, मुतलका शोबे में तजुर्बा और काम करने की लगन जैसी खसूसियात बेमानी होकर रह गई। तंजीम से अगर ताल्लुक़ मजबूत था तो सब कुछ हो सकता था। इस तरीके से भर्ती होने वालों के ज़िम्मे काम सिर्फ ये था कि अपनी तनख्वाह सरकारी ख़जाने से वसूल करें, लेकिन सलाहियतें MQM के लिए वक्फ करते। इन सब के बावजूद ऐसी अंधी नहीं मची थी कि बल्दिया कुछ करती ही नहीं थी। पुराने मुलाजमीन या इक्का दुक्का वो लोग जो किसी तरह मेरिट पर भर्ती हो गए थे काम करते रहे। शहर में जहां बहुत बुरा होने लगा था वहां अच्छा भी हो रहा था। जैसे जैसे पुराने लोग उठते गए शहर में गंदगी के पहाड़ खड़े होने लगे और वो शहर जिसकी सड़कें भी धुला करती थीं आज गलाजत का नमूना बना हमारे सामने। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 में जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान आई तो वो ये समझ ही ना पाई कि ज़माना बदल चुका है। उन्हें शहर पर MQM की हुकूमत एक आंख नहीं भाती थी। नए सियासी हक़ाइक़ सामने रखते हुए अपनी हिकमत अमली बनाने की बजाय उन्होंने MQM को गैर संजीदा क़ुव्वत समझकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो ठोकर खाई। उन्होंने मजबूरन MQM से इत्तेहाद भी किया, मगर इसका वजूद उन्हें बर्दाश्त ही न था। उनके इस रवैये ने पीपल्स पार्टी की जड़ों में MQM की नफ़रत बिठा दी, जो सिंध के मखसूस हालात में गैर सिंधियों से नफ़रत में बदल गई। दिलों के अंदर गहराई में उतरी इस नफ़रत व कुदूरत के साथ ये दोनों जमातें बज़ाहिर इत्तेहादी भी रहीं और कई बार रहीं, लेकिन एक दूसरे की तबाही के लिए उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। कराची की बल्दिया में कारकुनों की भर्ती का जो काम MQM ने शुरू किया था, सिंध और वफाक की हुकूमत मिलते ही पीपल्स पार्टी ने बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। कराची में अंदरून सिंध से लोगों को लाकर बगैर किसी मेरिट के सरकारी नौकरियां दी गईं। शहर पर अपना तसल्लुत कायम करने के इस तरीके ने इतना जोर पकड़ा कि कोई इदारा इससे नहीं बच सका। जब ये दोनों जमातें इत्तेहाद बनाकर हुकूमत में होती तो अहम तरीन मफाद जो एक दूसरे को दिया जाता वो नौकरियों का था। नतीजा इसका ये निकला कि आज कराची से लेकर कश्मीर तक सूबाई महकमों में सरकारी मुलाजिम सिर्फ दो तरह के मिलेंगे, एक पीपल्स पार्टी के कारकुन और दूसरे MQM के कारकुन। ये लोग काम करते हैं न कर सकते हैं, अलबत्ता सरकारी माल को ठिकाने लगाने में इनका कोई सानी नहीं, और इस मामले में भी इतने फसड्डी हैं कि ज़रा सी कुरीद कोई करे तो पकड़े जाएं। चूँकि पकड़ने वाले भी सियासी मेरिट पर आए हैं, इसलिए इन बेचारों को भी अपना काम नहीं आता। इस मुश्तरका नाअहली का गैर सरकारी हल ये है कि सिंध की सरजमीन पर आपको चोर और सिपाही एक साथ खाते पीते नजर आते हैं। अब ये इतने शीरो शकर हैं कि देखने वाले अक्सर औकात चोर को सिपाही या सिपाही को चोर समझ लेते हैं। कराची में एक अहम इदारा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है। शहर में पानी की फराहमी और निकासी इसी की जिम्मेदारी है। इस इदारे का आलम यह है कि इसमें काम करने वाला शायद ही कोई ऐसा हो जो मेरिट पर भर्ती हुआ हो। MQM का दाव चला तो उसने हज़ारों भर्ती किए। आजकल पीपल्स पार्टी है तो अपने लोगों को धड़ाधड़ रखा जा रहा है। हद यह है कि 2008 में आगा सिराज दुरानी यानी मौजूदा स्पीकर सिंध असम्बली वज़ीर बल्दियात बने तो उन्होंने बाकायदा हुक्म जारी किया कि उन 6000 लोगों को निकाल दिया जाए जिन्हें निगरान हुकूमत ने भर्ती किया था। ये 6000 वो थे जिन्हें एक ही हल्ले में MQM ने भर्ती कराया था। उस वक्त MQM और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी थे, इसलिए लेन देन हुआ और चंद घंटे बाद ही यह हुक्म वापस हो गया। वाटर हाइड्रेंट खोलने या बंद करने में, पानी की फराहमी के मंसूबों और निकासी के लिए होने वाले कामों में सियासी भर्तियां क्या फ़ायदा देती होंगी, ये समझने के लिए अफलातून होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे लोगों के होते शहर डूबेगा नहीं तो और क्या होगा। कराची के अंधेरों में उतरने की कहानी भी यही है। कराची इलेक्ट्रिक निजी शोबे में जाने से पहले सरकारी कंपनी हुआ करती थी। 1990 की दहाई में भी ये कंपनी फ़ायदे में चल रही थी। फिर इस कंपनी में जो हुआ सब ने देखा। MQM ने अपनी ताकत इस्तेमाल करके इसमें बंदे भर्ती कराए और इतने कराए कि ये कंपनी उसकी जैली तंजीम बनकर रह गई। पीपल्स पार्टी और MQM ने बिजली चोरी कराने की हद तक तो इत्तफाक राय पैदा कर लिया, लेकिन दीगर मामलात में लड़ाई इतनी बढ़ी कि कई लोग मारे गए, जिनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिद हामिद भी थे।
इस कंपनी के लोग सियासत और जराइम में इतने धंस चुके थे कि इसे उनके नरगे से निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन करना पड़ा। मैंने अपनी आंखों से कराची में देखा है कि साबिक कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की गाड़ियां MQM के जलसों में हाजिरी पूरी करने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। कराची प्रेस क्लब के इर्द गिर्द झंडे और बैनर लगाने के लिए भी इस कंपनी की वो गाड़ियां बुरुए कार आया करती थी जिन पर सीढ़ी लगी होती है। ये सब कुछ देखकर भी सब खामोश रहते हैं, जैसे आजकल भी सब कुछ देखकर खामोशी रहना पड़ता है। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान शहर में कभी साफ सुथरी सियासत नहीं हुई, बल्कि इन दोनों के दरमियान कब्जे की जंग है जिसमें किसी कायदे कानून का ध्यान नहीं रखा जाता। ये जंग इतनी फैल चुकी है कि 2008 से 13 तक के अपने दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने शहर में आबादी के तनासुब को बदलने की कोशिश से भी गुरेज नहीं किया। कभी 2010 के सैलाब की आड़ में अंदरूने सिंध से लोग लाकर शहर में बसाए, तो कभी जाली डोमिसाइल देकर शहर में नौकरियों पर लगा दिया। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में MQM शहर की आबादी कम दिखाए जाने का शिकवा करती है, मगर इसकी तह में छुपा मुतालबा यह है कि शहर के मखसूस इलाकों में आबादी का तनासुब वो दिखाया जाए जो वो चाहते हैं। हकीकत इस पूरे मामले में बस इतनी है कि दोनों जमातें शहर को ठगने का हक अपने लिए महफूज रखना चाहती हैं। कराची की सियासत सूबाई हुकूमत, बल्दिया और वफाक के गिर्द घूमती है। शहर में कुछ भी करने के लिए इन तीनों यानी पीपल्स पार्टी, MQM और तहरीक इंसाफ का साथ बैठना लाजमी है। कराची ने पीपल्स पार्टी और MQM की लड़ाई से निकलने के लिए इमरान खान से उम्मीद लगाई, लेकिन अंजाम ये कि फैसल वाउडा, अली जैदी और इमरान इस्माइल जैसे लोग उनके सरों पर सवार हो गए, जिन्हें एयरपोर्ट से लेकर अपने घर तक का रास्ता भी मालूम नहीं। इस पर क़यामत यह कि इमरान खान सूबाई हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, इसलिए तहरीक इंसाफ से तो कोई उम्मीद बाकी नहीं। हाँ, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी पार्टी और सूबाई हुकूमत को सिंधी असबियत से निकालना होगा। वो ये कर पाएँ तो कराची भी उनका हो जाएगा और शायद पाकिस्तान भी, वरना डूबता हुआ कराची सबको ले डूबेगा।